खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और साथ ही मेरठ मित्र चैनल NTV लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ खास मुलाकात। मेरठ मित्र की खास पेशकश है, खास मेहमान, खास मुलाकात हम कराते हैं खास लोगों से। आज के जो मेरे खास मेहमान हैं वो मल्टी टैलेंटेड हैं। वो टीचर भी हैं, वो काउंसलर भी हैं, वो लोगों को बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। ख़ास बात एक और उनकी है जो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, जब उनसे बातचीत होगी वो अब जानेंगे। आज की मेरी खास मेहमान है मृदुला शर्मा। बहुत सारी बातें होंगी मृदुला शर्मा से। मृदुला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरठ मित्र पर। सबसे पहले तो मेरठ मित्र परिवार की ओर से थैंक यू सो मच। ये समय आपके पास बहुत कीमती है जो आपने दिया। आप बहुत मल्टी टैलेंटेड हैं, यू हैव अ लॉट ऑफ टैलेंट। जैसे मैं अपने व्यूअर्स को बता चुका हूँ, आप टीचर भी हैं, आप काउंसलर भी हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ खुद आप कुछ दर्शकों को बताएं। पहले तो मैं आपके दर्शकों को नमस्कार कहना चाहूँगी, आदाब, सत श्री अकाल। फिर आपने आज मेरा जो परिचय दिया मल्टी टैलेंटेड, तो पहले तो मैं कहूँगी कि जो मेरा पठन और पाठन का विषय है वो है मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। हाँ, और उसका जो विस्तार है, एक्चुअली मैं अगर कहूँ तो मेरे सारे टैलेंट में उसी का ही विस्तार है। ओके। तो एक बेस हो गया और उसकी एप्लीकेशंस हो गई। मतलब बेसिक जो है दैट इज साइकोलॉजी, उसके आगे हम बात करेंगे। तो साइकोलॉजी में हम व्यवहार का अध्ययन करते हैं। ठीक बात। तो वही व्यवहार हम कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करें कि हमें जो हम कहना चाहते हैं वो व्यक्ति समझे, और जो हम करना चाहते हैं उसके लिए हम अपने आप की ग्रोथ कैसे करें। तो बहुत सारा इसका विस्तार है और उसी विस्तृत रूप में हम इसको एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। तो वो जो विस्तृत रूप है बहुत सारे, वो क्या क्या है वो एक बार बता दीजिए आप। देखिए, मैं मेरठ कॉलेज में साइकोलॉजी की प्रोफेसर हूँ जी। और पिछले 21 साल से मैं वहाँ पढ़ा रही हूँ। उसके बाद मैं काउंसलिंग करती हूँ और ये भी मैं पिछले 25 साल से करती आ रही हूँ। अच्छा मृदुला, आपने बताया कि आप काउंसलिंग करते हैं जी। अब काउंसलिंग की अगर हम बात करें तो काउंसलिंग कई तरह की होती है। मृदुला शर्मा कौन सी काउंसलिंग करती हैं? देखिए, मैं जो हूँ मनोवैज्ञानिक परामर्श देती हूँ जी। और हमारे जो मेरे से जो काउंसलिंग लेने आते हैं, बेसिकली उनको स्ट्रेस एंड एंजाइटी होती है और कभी कभी डिप्रेशन भी होता है, तो उसके रिहेबिलिटेशन भी में हम हेल्प करते हैं। तो आज के दौर में हर व्यक्ति किसी न किसी समस्या से जूझ रहा है और कई बार उसके लिए समस्याएं इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं कि वो अपने आप उनका निदान नहीं कर पाता है। तो हमारा ये कार्य होता है कि उसको सुनें, उसको समझें, उसके साथ एम्पैथाइज करें, हम खुद सोल्यूशन नहीं देते हैं, लेकिन हम चीज़ों को साफ रख कर ऑब्जेक्टिवली प्लेस कर हम सोल्यूशन उसी से ही निकलवाते हैं। तो हम उसको ये आभास दिलाते हैं कि वो ये कर सकता है, अपनी प्रॉब्लम को क्लैरिटी से दिखवाते हैं उसको, और उसका जो सोल्यूशन उसको बेस्ट है, जो उसकी रिसोर्सेज और उसकी पर्सनालिटी और उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग है, उसको लेने की हम हिम्मत करते हैं। तो ये है। और मेरे पास जो इस समय ग्रुप है वो ज़्यादातर गर्ल्स हैं, लेडीज़ हैं, मैरिड, अनमैरिड, और मैं कहूँगी 20 से लेके 40 साल का ग्रुप मेरे पास सबसे ज़्यादा है। और मैं ऑनलाइन भी करती हूँ और ऑफलाइन भी करती हूँ, लेकिन पिछले 2 साल से बेसिकली या तो मैं उनको जूम पर या स्काइप पर मैं उनको टाइम देती हूँ। बताया पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात की आपने, तो ये जो वर्ड है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इट्स वेरी ट्रेंडिंग है ना, मतलब सब बात करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली ये क्या है, क्या ये पर्सनल डेवलपमेंट? देखिए, इसको हम कहेंगे व्यक्तित्व में निखार लाना। और इसमें हम पर्सनल ग्रूमिंग, उसके साथ साथ वर्बल कम्युनिकेशन, कैसे अपने आप को आप मोस्ट अट्रैक्टिवली एक्सप्रेस करें और दूसरा व्यक्ति आपको सही समझे, जो आप कहना चाह रहे हैं वही समझे। तीसरा, इसमें बॉडी लैंग्वेज आ जाती है, तो हमें वो बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव करानी होती है, जैसे कि
आंख देखकर आंखों में बात करें, Yes. आप मुंह को ज़्यादा टच ना करें। ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेशन हैं जो छोटे छोटे से हैं। ये तो बॉडी लैंग्वेज की बात हुई। हाँ, बॉडी लैंग्वेज के। तो वर्बल कम्युनिकेशन एज वेल एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फिर हमें मोटिवेशन देना होता है कि आप अपनी लाइफ का गोल सेट करें और उसे प्राप्त करें, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इमीडिएट गोल्स। तो इस तरह से हम उनको उस पर लाते हैं। एंड लीडरशिप, राइट। तो लीडरशिप भी लेनी पड़ती है क्योंकि आज का अलग बात है लीडरशिप। हाँ, आजकल का जो बच्चा है उसको वो MNCs में जाता है, वो अपने शहर में नहीं रहता, दूर जाके वो अपने आप को एस्टैब्लिश करता है। तो उसकी चुनौतियाँ बहुत हैं। तो उन चुनौतियों में पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसकी ट्रेनिंग उसकी सहायक होती है। खाली सब्जेक्ट मैटर की नॉलेज होना ही काफ़ी नहीं है। उस सब्जेक्ट मैटर को आपने एक्सप्रेस कैसे किया, उस कंटेंट को आपने एक्सप्रेस कैसे किया, उस स्किल को कैसे आपने एप्लीकेशन की, तो ये सारा का सारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पार्ट हो जाता है। अब इसमें ये तो एक थ्योरेटिकल बात, अब क्योंकि पर्सनल डेवलपमेंट बहुत लोग कंफ्यूज हैं इसके बारे में, तो इसका एक एग्जांपल मैं आपसे चाहूँगा कि कुछ एक कोई सेंटेंस जैसे कि जो आपने बताया, जो मुझे समझ आया कि हम अपने व्यक्तित्व को अपना दिखा रहे हैं किसी को, तो वो भी तो बहुत तरह से होता है ना कि अगर मैं किसी डॉक्टर से बात करूँगा तो वो मेरा सब कुछ अलग होगा, अंदाज़ अलग होगा, ज़बान अलग होगी, भाषा अलग होगी, स्टाइल अलग होगा। और उसी बात को मैं अगर किसी वकील से बात करूँगा या किसी एक दोस्त से बात करूँगा तो वो बिल्कुल अलग लहजा होगा। तो मैं अगर मृदुला इसको उदाहरण के साथ बताएंगी तो ज़रा पब्लिक को समझ में आएगा। इसको ऐसे नहीं कहना चाहूँगी, आपने जो दो सैंपल लिए हैं, मैं इसको कहूँगी कि अगर मैं एक स्टूडेंट से बात कर रही हूँ, ओके, ठीक है, तो मैं उसको ऐसे समझाऊंगी जिससे वो समझ सके, ठीक है, उसकी भाषा में। और अगर मैं ये इसको किसी सीनियर से बात कर रही हूँ तो मैं उसको फ़र्क तरीके से कहूँगी। किस तरह से? तो सपोज मुझे स्टूडेंट को ही कुछ बात समझानी है कि इसको रीराइट करो, ये तुमने ठीक से नहीं लिखा है, ठीक है, तो मैं उनसे कहूँगी कि बच्चे आप देखो ज़रा इसको, ये क्या लिखा, क्या हम इसको किसी और तरीके से लिख सकते हैं, क्या हम इसको बेटर ऐसा कुछ कर सकते हैं कि ये बेटर एक्सप्रेस हो जाए, ऐसे कहूँगी मैं। मतलब कि उसको बुरा भी नहीं लगे और आपने अपनी बात भी कह दी। और अगर मैं सीनियर से कहूँगी तो आई विल से सर वेरी वेल रिटन, but would you allow me to add something to it? Can I have the liberty of writing something else? Perfect. तो मैं सीनियर से ऐसे कहूँगी और बच्चे से दूसरी तरह से कहूँगी। तो ये दोनों तरह से आपने देखा किस तरह से एक ही सेंटेंस को, एक ही बात को दो लोगों से किस तरह बखूबी से बताया। अब बात आई थी कोविड की मैम, तो कोविड के बारे में कुछ बताना मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है, कितनी ख़तरनाक महामारी से हम लोग जूझ के अभी लौटे हैं, और अभी तो नहीं है लेकिन भगवान ना करे आगे हो। उस समय आपने बहुत, तो ये कहना बिल्कुल सही होगा, अपनी जान पर खेल के आपने काम किया है, ये मेरे सूत्रों ने मुझे पक्की सूचना दी है। तो वो किस तरह कैसे रहा पूरा वो कोविड काल? देखिए, थोड़ा सा इसको मैं उत्तर को थोड़ा विस्तार से दूंगी। तो मैं 29 अप्रैल को अमेरिका से वापस आई और एयरपोर्ट से उतरने के बाद मुझे पता चला कि इस समय पीक पर कोविड सेकेंड वेव चल रही है, और मैंने वहीं से डिसीजन लिया कि मैं सीधे ही हॉस्पिटल जाऊंगी। और मैं घर नहीं आई। नहीं, मतलब हॉस्पिटल क्यों जाएंगी? मैं हॉस्पिटल इसलिए जाऊंगी, पहले तो ये एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपदा थी, ठीक बात, और दूसरा मेरा परिवार एक जन सुविधा संस्था चला रहा है, और उस जन संस्था सुविधा जो जन संस्था यानी हॉस्पिटल है, उसमें ऑलरेडी 162 पेशेंट्स थे। तो उन पेशेंट्स, वो एक तरह से पेशेंट्स मेरे परिवार की जिम्मेदारी थी, और उस कर्तव्य को, उस जिम्मेदारी को मुझे स्वीकारना था कि ये मेरी फैमिली ने इसको, पेशेंट्स को लिया है, अपने हॉस्पिटल में लिया है और उनको एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये मेरी भी एक जिम्मेदारी बनती थी कि मैं उसे स्वीकारूं और उस चुनौती को लेकर कार्य करूं। तो
तो मैं घर में नहीं बैठ सकती थी। ठीक बात। अपने आप को सेफ्टी मुझे नहीं ये सूझा कि मैं अपनी सेफ्टी करूं, जबकि मेरा परिवार पूरा इसमें लगा हुआ है कोविड के ट्रीटमेंट में। मेरे हस्बैंड थे, मेरी सिस्टर वहीं थी। दूसरे, एक हॉस्पिटल में सिर्फ ट्रीटमेंट ही अलोन नहीं होता है, हॉस्पिटल में आपको बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करनी होती हैं। अभी मेरा कार्य था कि जो रिसोर्सेज वहाँ चाहिए उन रिसोर्सेज को मैं अवेल कराऊं। मेरा कार्य था कि जो जैसे कि कैंटीन भी चल रहा है, बेड्स भी मंगाने हैं, मेडिसिन भी आनी है, तो वो सुचारू रूप से चले, सब चीज़ सुगम चले। ये मेरा चैलेंज था। हाँ, मैनेजमेंट मैंने संभाला था। और जो मैं पहुंचने के बाद 30 की सुबह से जो मुझे विशेष कार्य मिला वो ये था कि जितने डिस्चार्ज होकर जा रहे हैं और जो बेड खाली हो रहे हैं उस पर मुझे कौन से पेशेंट को लेने का चुनाव करना है। तो ये तो बहुत मुश्किल है। और इतना प्रेशर था नावेद भाई, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, पॉलिटिशियंस का, एडमिनिस्ट्रेशन का, और पेशेंट को क्या था थोड़ी सी एडमिशन लेने का, क्योंकि सबको ये हो गया था कि आर्यवर्त में ऑक्सीजन है और आर्यवर्त में मैनेजमेंट अच्छा है और सबको ये मालूम था कि डॉक्टर मले वहीं पर रह रहे हैं। डॉक्टर मले 9 आवर्स वार्ड्स में होते थे। 9 आवर्स, 3 आवर्स में उनका एक राउंड लगता था। आप देखिए, अगर 162 पेशेंट्स हैं तो किसी को 2-2 मिनट भी देंगे तो आप इसका मिनट लगा लीजिए, और 3 राउंड लगाते थे। वो ये नहीं देखते थे कौन सा समय, जब वो उठे तब राउंड लगाए, जब समय मिला 15 मिनट्स हो गए। तो मुझे देखना था कि हॉस्पिटल का कार्य सुचारू रूप से चले, पेशेंट्स की केयर ठीक हो और जो रिसोर्सेज चाहिए उनका सही से डिस्ट्रीब्यूशन हो। राइट, किसको कितना कब क्या चाहिए। फिर एक नया चैलेंज आया कि देखो सब डरते हैं अपनी जान के लिए। मैं वही मैं सवाल था। अब आया सवाल कि स्टाफ जाना चाहता है अपने घर। अब बिना स्टाफ के आप पेशेंट को कैसे लुक आफ्टर करोगे, जबकि आप नॉन मेडिकल। हाँ ना, तो अगर मैं और मेरे हस्बैंड वहाँ नहीं रुकेंगे तो स्टाफ कैसे काम करेगा। तो यू हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, एंड दिस इज वन चैलेंज वी एक्सेप्टेड एंड वी एग्जीक्यूटेड इट, एंड आई थिंक वी एग्जीक्यूटेड इट एग्जेम्पलरी। कितने दिन आप पूरा जो कोविड समय था, कितने दिन तक आप कंटिन्यूस हॉस्पिटल में रही हैं? मैं 3 हफ्ते में तक वहाँ कंटिन्यूस रही, मेरे हस्बैंड 4 हफ्ते रहे। मैं जब 10 मई को पहली बार 3 घंटे के लिए घर आई, पहली बार, और मुझे सबसे खुशी है कि घर पे जो मेरे स्टाफ है उसने मेरा फूलों से स्वागत किया, फूल लगाए हुए थे। वो तो आपने काम ही ऐसा किया था। तो ये मुझे, मतलब उनका जो ये अपनापन था मुझे बहुत टच करा। और फिर मैं वापस चली गई 3 घंटे के बाद, और फिर वहीं पर रहे, और हम 21 तारीख के आसपास मैं घर आई हूँ। अच्छा, देखिए, डॉक्टर साहब तो एक डॉक्टर हैं, वो इतना सब कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। ये सब आपने जो किया, क्या इससे डर नहीं लगा आपको? उस समय शायद हम कह सकते हैं कि चुनौती ने हमें कुछ हिम्मत दे दी, और उस समय मैं नहीं समझती, डर लगा। रात को रोई भी मैं, सुबह उठ के 3-3:30 बजे। एक्चुअली पहले 5-6 दिन जेट लैग भी था तो नींद ही नहीं आई इतने टेंशन में। तो मैंने कहीं पढ़ा कि कहीं सुबह के 3:45 बजे की प्रेयर कारगर होती है, तो मैं 3:45 बजे उठ के प्रेयर करती थी कि इस वेव को ख़त्म कर दो। और मेरे को लगता है मेरी प्रभु ने सुनी, और बाय द 3rd वीक ऑफ मे द वेव वाज रिसीडिंग। तो मैं प्रेयर भी करती थी, डरती भी थी, रोना भी आता था, लेकिन जब आप एक कार्य को आपने स्वीकारा, उसकी चुनौती को स्वीकारा है, तो फिर तो करना ही है। और दूसरे ये देखो, मैं एक शिक्षिका हूँ, और शानदार किया। मैं एक शिक्षिका हूँ, एक माँ हूँ, हाँ। तो मुझे ये अपने छात्रों को भी संदेश देना था और अपने बच्चों को भी देना था कि लाइफ इजी नहीं है, डिफिकल्टीज आएंगी, कॉम्प्लेक्सिटीज आएंगी, एंड यू हैव टू फेस द चैलेंजेस। और साक्षात आपने इसको उदाहरण दिया है। मुझे खुशी है कि आपने इसको पहचाना। अच्छा, आप कुक भी बहुत अच्छी हैं, सुना है। जी, मैं अच्छा कुक करती हूँ। मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बड़ा अच्छा ट्रेन किया है तो मैं खाना अच्छा बनाती हूँ और बनवा भी लेती हूँ। और सबसे ज़्यादा अच्छा मैं जिस चीज़ के लिए मेरठ में मुझे जो जानते हैं कि मैं सूप्स एंड सैलड्स बहुत अच्छी बनाती हूँ। तो
सूप जो मुझे आजकल पसंद है वो फ्रेश कॉर्न का सूप है, तो वो मैं बनाती हूँ आजकल। एक डैशिंग जो पर्सनालिटी है मृदुला, आपका फेवरेट फूड मुझे बताइए। देखिए मैं आपको बताऊँ, मेरे फूड में बड़ा विस्तार है। वो विस्तार से बताइए। मेरे को चाइनीज, थाई, इटालियन सब अच्छा लगता है, लेकिन सबसे ऊपर अच्छा लगता है अरहर की दाल चावल। सबसे ऊपर अच्छा लगता है, मेरा कंफर्ट फूड अरहर की दाल चावल है। देखिए कहीं ना कहीं जो आपका जुड़ाव है किसी न किसी तरह से मोड़ के एक आर्टिस्ट के रूप में भी निकल के आ रहा है। तो डू यू लाइक म्यूजिक? मैं सुनना पसंद करती हूँ, पर मैंने कभी गाने की कभी कोशिश भी की तो मुझे नहीं लगा कि मैं उसमें सफल हुई। हम कोशिश करेंगे। नहीं, मैंने सफल नहीं हुई, ना कोशिश भी मत करना। मैं नहीं गा पाऊंगी, मेरी बेटी गाती है पर मैं नहीं। और आर्टिस्ट मुझे नहीं पता था, आई वॉज नॉट गुड एट आर्ट व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, पर मुझे लगता है कि मेरी एक आर्टिस्टिक निगाह है, एक आर्टिस्टिक आंख है। एग्जैक्टली। तो देखिए अब मैं आपको बता दूं, अगर आपकी निगाह या सोच आर्टिस्ट वाली नहीं होगी, या ये कहूँ कि सोच और निगाह होनी बहुत जरूरी है। एक सक्सेस आर्टिस्ट के लिए आर्टिस्टिक सोच भी चाहिए और आर्टिस्ट निगाह तो सबसे पहले चाहिए, तो वो आपके पास है। वैसे तो आप बहुत बिजी रहती हैं मृदुला, लेकिन जब भी आप फ्री होती हैं या टाइम मिलता है तो आप कहाँ जाना सबसे ज़्यादा पसंद है आपको? पहाड़ पर जाना पसंद है, बाजार में शॉपिंग करना पसंद है, क्या पसंद है? मुझे शॉपिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं, मैं साल में 2 बार शॉपिंग करना चाहूँगी कि लाए सामान और ख़त्म किया काम। ओके। और मुझे अपने हस्बैंड के साथ कहीं भी जाना, मेरठ से निकल के जाना बहुत अच्छा लगता है। He is wonderful company. Once he is away from Meerut, that means once he is away from patients. Right. So I love going out with him. कहाँ जाना पसंद है आपको? हिल स्टेशन या अगर हम बात हिल स्टेशन भी और सी साइड भी। सी साइड, पर हिल स्टेशन बेटर। Which is your favorite one? सी और पहाड़, मतलब पहाड़ और समुद्र में से मृदुला को क्या पसंद है? ज्यादा तो सी पसंद है। सी पसंद है। मृदुला, आप कॉर्पोरेट ट्रेनिंग की अभी हम इंटरव्यू से पहले बात कर रहे थे, तो वो आपने उसके बारे में कुछ बताया था मुझे, तो मैं चाहता हूँ कि दर्शकों को आप बता दें एक बार। तो ये मैंने अभी रिसेंटली ही स्टार्ट किया है, और इस फरवरी में मैं 2 दिन की मैंने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के सेशंस लिए फरीदाबाद में ICSI के लिए, और मैं आपको बताऊं कि मैंने बहुत एंजॉय किया उसके कंटेंट को प्रिपेयर करने में और उसको एग्जीक्यूट करने में। और इसमें क्या है कि सब जगह प्रिंसिपल्स तो साइकोलॉजी के ही हैं, राइट। लेकिन हाँ, कि कैसे हम कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करें। कॉर्पोरेट में सब लोग साथ काम करते हैं और सबको एक अच्छी परफॉर्मेंस का प्रेशर है, यानी कि उनकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, कंपनी को फ़ायदा होना चाहिए, इसी का ही मेन एम है। लेकिन साथ साथ आजकल जो है कंपनीज ये भी चाहती हैं कि हमारे एम्प्लॉयज़ खुश रहें और एक अच्छा वर्क कल्चर हो। वर्क कल्चर तो हमने उस वर्क कल्चर को कैसे इफ़ेक्टिव बनाएं, कैसे हेल्दी रखें, इस पर बात करी। कैसे सबॉर्डिनेट एंड सीनियर्स कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन रखें कि किसी को भी ये फीलिंग ना हो कि मैं छोटा हूँ या मैं बड़ा हूँ। तो एरोगेंस कैसे मैनेज करनी है, और मैनेजर लेवल पर डिफरेंट मैनेजर, मतलब मैनेजर्स को सबॉर्डिनेट्स के साथ कैसे, और सबॉर्डिनेट्स को मैनेजर के साथ कैसे, और सबॉर्डिनेट्स को आपस में और मैनेजर्स को आपस में, ये कैसे कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन हो। ये आसान तो नहीं है, बहुत मुश्किल है ये। आप इसको कैसे? देखिए इसके वही प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी सेम है, चाहे आप कहीं पर भी लगाएं। ह्यूमन बिहेवियर इज सेम, ह्यूमन इमोशंस इज सेम। तो जब हम कोई बात कहते हैं तो उसके अंदर, सामने वाले के अंदर क्या नेगेटिव इमोशन अराउज हुई, उसके अंदर एंग्जाइटी हुई, फ्रस्ट्रेशन हुआ, तो हमने अपनी बात किस तरह से कही कि वो एक पॉजिटिव रूप में उस बात को ले। हर चीज़ कम्युनिकेशन पर ही है। और फिर मैनेजमेंट के अपने जो हम कहना चाहिए कि कैसे, ये तो कम्युनिकेशन हो गई वर्ड्स की, देन उनको बाहर लेके जाना है, सब लोगों को साथ रख के उनके बीच में बॉन्होमी क्रिएट करनी है। तो जितना ज़्यादा बॉन्होमी एम्प्लॉयज़ में होगी उतना ज़्यादा उनकी परफॉर्मेंस बेटर होगी। और फिर क्या आपने उनके हेल्थ का, क्या आपने एनवायरनमेंट ऐसी दी कि जहाँ पर रोशनी भी है, जहाँ पर ग्रीनरी है, क्या आपने उनको एनकरेज किया कि आप अपनी फैमिली का फ़ोटो रखिए,
ताकि आपके अंदर पॉजिटिव इमोशंस आए उनको देख के। तो ये हर चीज़, आपकी इमोशंस बेटर होगी तो आपकी परफॉर्मेंस बेटर होगी। आपने समझा बेटर है तो स्किल हो सकती है। मैं आई कैन बी अ वेरी गुड अकाउंटेंट, बट हैव आई प्रेजेंटेड माई वर्क द वे इट इज टू बी प्रेजेंटेड, उसमें भी साइकोलॉजी है। क्या हमने उसे कैटेगरी वाइज रखा है, क्या हमने उसको इस तरह से रख दिया है कि वो खुद ढूंढे, या हमने ऐसे क्लैरिटी के साथ रखा है कि वो सामने आ रही है। तो बहुत छोटे छोटे से प्रिंसिपल्स हैं और वो हम लागू कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, और अपने मैनेजरियल लेवल पर भी these principles can be employed, and at subordinate level, and even at class 3 and class 4 level. Everybody needs dignity. हर किसी की डिग्निटी का ख्याल रखना होता है। जब हम उस डिग्निटी का ख्याल रखेंगे तो उसकी परफॉर्मेंस अपने आप बेटर होगी। करेक्ट। सो व्यूअर्स, ये थे मृदुला शर्मा, जिनसे काफ़ी बातचीत हुई, और वैसे तो शी इज़ वेरी वेल नोन, लेकिन आज बहुत सारी बातें ऐसी की हैं, हमारे साथ शेयर की हैं मृदुला जी ने, जो शायद आप नहीं जानते। तो अब वक्त है आपसे विदा का। नवीद खान आपसे विदा चाहता है। अगले एपिसोड में, यानी आपका फेवरेट शो खास मुलाकात, फिर आपके बीच हाजिर होगा। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, लेकिन सवाल यह है कि फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर। न दावा न वादा, सिर्फ खबरें देखिए मेरे मित्र चैनल NTV लाइव वेब न्यूज पर।